Assalamu alaikum students. How are you all people today? I hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. जैसे कि आपको पता है हम लोग 9th क्लास की जो आपकी आखिरी यूनिट है यूनिट 13 होप के हवाले से हम लोगों ने एक पोएम पढ़ा था। होप इज़ अ थिंग विद फेदर्स जो आपके सामने है। सो होप इज़ अ थिंग विद फेदर्स के हवाले से हमने डिस्कस की थी, उसकी स्टैंजास वगैरह और उसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह की थी लास्ट लेक्चर में, जैसे कि आप देख सकते हैं। So we discussed all the three stanzas. We try to find the meanings of the difficult words in the poem, and we also discuss about the poetess Emily Dickinson. कहाँ से है वो और पोएम कब लिखी गई थी। सो दीज काइंड ऑफ बेसिक थिंग्स रिलेटेड टू पोएम हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने पास्ट लेक्चर में। अभी जैसे कि आपको पता है पोएम डिस्कस हो चुकी है। अभी जाएंगे हम लोग रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल्स की तरफ से। वहाँ पे देखेंगे हम क्या क्या है एक्टिविटीज़ आपके लिए और वो डिस्कस करेंगे आज इंशाल्लाह। आई होप यू हैव द बुक राइट इन फ्रंट ऑफ यू। जैसे कि मैं आपको हर वक्त कहता रहता हूँ, कीप द बुक्स इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, सो किताब से आपको काफ़ी मदद हो जाएगी। ईच एंड एवरीथिंग द क्वेश्चंस एंड आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स तो आपको इंशाल्लाह आपको स्लाइड पे मिलेंगी सामने। आप अगर नोट डाउन करना चाहें तो जस्ट फॉर योर राइटिंग स्किल इट वुड बी मच बेटर इफ़ यू राइट इट डाउन, नोट इट डाउन, जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस। ओके, इसमें कोई ख़ास डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, ना इसमें कोई डिफ़िकल्ट आंसर्स हैं, तो उसके हवाले से हम लोग इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे सम ऑफ द थिंग्स रिलेटेड टू पैराफ्रेजिंग द स्टैंजाज, समरी ऑफ द पोएम, ये भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अपने आने वाले लेक्चर्स में। और फ़िलहाल के लिए हम लोग जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में डिस्कस करेंगे दैट वुड बी द क्वेश्चन एंड आंसर्स पार्ट, जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स, एंड एज वेल एज वी विल बी डिस्कसिंग सम ऑफ द डिफ़िकल्ट वर्ड्स विच हैव बीन गिवन। और कुछ एक्टिविटीज़ हैं इसमें, सबसे पहले वो देख लेते हैं एंड वी विल गो ऑन टू द स्लाइड्स पार्ट इन द नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो पहले हम लोग बुक के हवाले से, जैसे कि आप देख सकते हैं रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल्स कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में, कॉम्प्रिहेंशन में दूसरा पार्ट है क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से। तो क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर्स जो पुराने यूनिट्स थे आपके उसमें कुछ डिस्कस किए थे, जो पोएम्स है या कुछ ऐसे टॉपिक्स थे, लेसन यूनिट्स के जो नाम थे वो थोड़ी सी मतलब क्रिटिकली एनालाइज कर सकते थे आप, वो सारे हमने डिस्कस किए थे। सो द सेम एज इट इज़ यहाँ पे इस पोएम में भी डिस्कशन इस हवाले से है जो आप लिखना चाहते हैं जस्ट टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स। In order to improve your writing skills we will discuss these critical thinking also। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपका पहला है यहाँ पे, what is your personal opinion about the poem, discuss in groups। okay, अगर आप घर पे ग्रुप्स बना लें, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव फ्रेंड्स विद यू, योर क्लास फेलोज विद योर इन योर लोकेलिटी, आपके मोहल्ले में या आसपास आपके दोस्त रहते हैं, तो यू मे ऑर्गेनाइज अ ग्रुप डिस्कशन रिलेटेड टू दिस यूनिट। आप उनके साथ बैठ के डिस्कस भी कर सकते हैं। सबसे पहले कि आपकी जो अपनी राय है, पर्सनल राय क्या है इस पोएम के हवाले से, ठीक है। व्हाट इज़ योर पर्सनल ओपिनियन अबाउट द पोएम, आप क्या राय रखते हैं इस पोएम के हवाले से, ठीक है। जो इस पोएटस ने या शायरा जो ये नज़म उसने लिखा है, ये पोएट्री लिखी है, पोएम लिखा है, तो इस पोएम के हवाले से आप डिस्कस कर सकते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, आपकी ओपिनियन क्या है, आपकी राय क्या है इस पोएम के हवाले से। क्या उसने सही कहा है कि होप इज लाइक, उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं कि होप इज़ द थिंग विद फेदर्स, क्या ये सही है, क्या ऐसे ही जैसे कि इस शायरा ने, एमिली डिकिंसन, ये जो पोएटस है, इन्होंने जो लिखा है क्या ये वाकई इसी तरह है या नहीं है, ये आपकी अपनी राय, पर्सनल राय होगी इस हवाले से। और दूसरी बात है, हाउ हैज़ द पोएटस कंपेयर्ड होप विद अ बर्ड। ओके, डिस्कस इन पेयर्स एंड शेयर योर आंसर विद योर क्लास फेलोज। ओके, ये भी अगेन द सेम थिंग है, सेम थिंग रिलेटेड टू द पोएम। यहाँ पे आपने क्या करना है, आपसे पूछा गया है कि हाउ हैज़ द पोएटस कंपेयर्ड होप विद बर्ड, एक परिंदे के साथ उम्मीद को कैसे कंपेयर किया गया है, उसके साथ मुआवजना कैसे किया गया है, आपकी राय क्या है इस हवाले से, आप कितना डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं इस हवाले से। ये जो शायरा की जो बात है जो उसने की है इस हवाले से,
कि ओ होप यानी कि उम्मीद एक परिंदा नुमा चीज है. ओके, हाउ टू व्हाट एक्सटेंट हैज शी बीन सक्सेसफुल इन मेकिंग अ कंपैरिजन बिटवीन होप एंड द बर्ड. ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं इन पेयर्स, जोड़ों में. फॉर एग्जाम्पल, two people with each other, something like that. You can organize, if you can organize these kind of things with your class fellows who may be or might be living near to you. तो आप एक ग्रुप डिस्कशन की तरह इसको ऑर्गेनाइज करके आप ये क्रिटिकल थिंकिंग का जो पार्ट है ये आप कर सकते हैं. अगर आप अपनी राय खुद बनाना चाहते हैं, और इफ यू वांट टू डिस्कस अबाउट योर ओन पर्सनल आइडियाज, तो भी आप कर सकते हैं इंडिविजुअली. इफ नॉट इंडिविजुअली, अगर आप ग्रुप डिस्कशन नहीं कर पाते, अगर आप आपके क्लास फेलोज या कलीग्स जितने भी मतलब क्लास फेलोज हैं, आपके दोस्त हैं आपके क्लास में, वो आपसे दूर हैं, इस तरह की कोई बात है, तो आप इंडिविजुअली अकेले में ही कर सकते हैं. जैसे कि आपकी पर्सनल ओपिनियन क्या है राइटिंग स्किल के हवाले से. ठीक है, अपनी राइटिंग स्किल इंप्रूव करने के लिए आप लिख सकते हैं ये चीजें. ठीक है, आप लिख लो, बेशक आप खुद से लिखो कि पोएटस ने या शायरा ने वो कंपैरिजन या मवाजना कैसे किया है उम्मीद और परिंदे के बीच में. ठीक है, इन दोनों को कंपेयर कैसे किया है अपने पोएम में. ये आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं अगर पॉसिबल है, इफ पॉसिबल. तो यहाँ पे अगेन द इफ क्लॉज इज कमिंग हियर. ठीक है, इफ पॉसिबल तो आप अपने दोस्तों को भी बुला के एक ग्रुप डिस्कशन की तरह ऑर्गेनाइज करके इस एक्टिविटी को आप कर सकते हैं. ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से. सो आगे जाके आपकी एक्टिविटीज़ हैं कुछ वर्ड्स एंड मीनिंग्स के हवाले से, वो भी डिस्कस करेंगे स्लाइड्स में. उसके अलावा एक एक्टिविटी है चेक द टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड पॉइंट आउट द सीरियल नंबर एंड पेज नंबर ऑफ द पोएम इन दिस बुक. ठीक है, आपकी जो कंटेंट पेज है, सबसे पहला पेज जो जब आप किताब खोलते हैं वहाँ पे कंटेंट्स का जो पेज आता है, वहाँ पे आपने सिर्फ पॉइंट आउट करना है क्या सीरियल नंबर, किस नंबर पे ये पोएम है. ठीक है, पोएम किस नंबर पे है दैट यू नो 13. ओके, एंड पेज नंबर ऑफ द पोएम इन दिस बुक, और उसका जो पेज नंबर है उसे पॉइंट आउट करना है. सिंपल एज इट इज, जस्ट टू फाइंड आउट. ओके, ये जो है ये इस हवाले से है एक्टिविटी. जब भी आप कोई और किताब पढ़ते हैं तो आपको पता चलना चाहिए कि मैं कंटेंट पेज कैसे इस्तेमाल कर सकूं. ओके, लाइकवाइज इफ यू आर गोइंग थ्रू अ बुक, यू वांट टू फाइंड आउट अ टॉपिक, कोई भी टॉपिक आप ढूंढ रहे हैं, उसे टेबल ऑफ कंटेंट से कैसे ढूंढते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू लुक इनटू द कंटेंट्स. ओके, कंटेंट्स में आप देखें वहां पे आपको जो टॉपिक आपके हवाले से जो आप ढूंढ रहे हैं वो आपको मिला कि नहीं है. अगर मिला तो विच पेज. ओके, उसके बिल्कुल सीधे पेज नंबर भी लिखा होता है ताकि आप डायरेक्टली उस पेज पे जा सकें. ठीक है, सो दिस इज जस्ट अ सिंपल प्रैक्टिस रिगार्डिंग फाइंडिंग द सीरियल नंबर एंड द पेज नंबर ऑफ द टॉपिक और एनी हेडिंग. कुछ भी कोई भी टॉपिक हो, किसी भी हवाले से आप जो सर्च कर रहे हैं वो आपको इस तरह से, इस तरीके से प्रैक्टिस से मदद आएगी. ठीक है, इस हवाले से. और नंबर 3, रीड द पोएम एंड राइट ऑल द वर्ड्स विच रिप्रेजेंट होप. ये एक एक्टिविटी है, सिंपल एक्टिविटी है, जो पहला स्टैंजा, दूसरा और तीसरा स्टैंजा. ओके, वी हैव 3 स्टैंजास इन द बुक. हमारे बुक में 3 स्टैंजाज हैं और इन 3 स्टैंजा में आपने देखने हैं कि इनमें से कौन से ऐसे अल्फाज हैं जो उम्मीद की तरफ इशारा देती हैं. ओके, रिप्रेजेंट होप. ओके, जो होप को रिप्रेजेंट करती हो, ऐसी कोई अल्फाज वहां पे आपको मिल रही है तो काइंडली लुक इनटू इट. ओके, लुक इनटू द पोएम, रीड इट एंड यू विल फाइंड द वर्ड्स. लेट्स गो बैक टू द पोएम. यहाँ पे कुछ हम लोग ऐसे ही प्रैक्टिस कर लेते हैं, बाकी आप अगर खुद रीड करके ढूंढोगे तो दैट वुड बी मच बेटर फॉर यू इन ऑर्डर टू इंप्रूव योर ओन स्किल्स रिगार्डिंग रीडिंग. Hope is the thing with feathers, okay, that perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all. ये पहला स्टैंजा है आपका. यहाँ पे कितने ऐसे वर्ड्स हैं जो होप की तरफ इशारा करते हैं, which has been compared with hope, okay, जो रिप्रेजेंट करती हैं होप को, उम्मीद को रिप्रेजेंट करती हैं. फर्स्ट स्टैंजा. सेकंड स्टैंजा, and sweetest in the gale is heard and sore must be the storm that could abash the little bird that kept so many warm. ठीक है, यहाँ पे लिटिल बर्ड अगर आप देख सकते हैं तो जैसे कि आपको पता है उम्मीद की कंपैरिजन किसके साथ हुई है, होप की कंपैरिजन किसके साथ हुई है. सो दैट इज अंडरस्टूड थिंग. अभी आते हैं थर्ड स्टैंजा की तरफ. I have heard it in the chillest land and on the strangest sea, yet never in extremity it asked
a crumb of me, ठीक है। सो ये थर्ड स्टैंजा। अभी आपने यही एक्टिविटी, जो हम लोग वापस एक्टिविटी की तरफ जाते हैं, फर्स्ट स्टैंजा, सेकंड स्टैंजा और थर्ड स्टैंजा में ऐसे कौन सी वर्ड्स हैं जो होप को रिप्रेजेंट करती हैं, वो आपने लिखना है यहाँ पे, ठीक है। एंड वी विल गो ऑन टू द राइटिंग स्किल्स लेटर ऑन एंड टू द ग्रामर पार्ट आफ्टरवर्ड्स। वी कंप्लीट द कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। इंशाल्लाह हमारे आने वाले लेक्चर्स में हम पैराफ्रेजिंग भी देखेंगे और समरी ऑफ द पोएम भी देखेंगे और ग्रामर का भी डिस्कशन होगा इंशाल्लाह इस हवाले से। सो वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। सो विल कम बैक टू द कॉम्प्रिहेंशन पार्ट एंड इन द रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल्स हम कॉम्प्रिहेंशन के हवाले से ये जो क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं आपके, और उसके अलावा रह गई आपकी जो वर्ड्स एंड मीनिंग्स हैं, उसके हवाले से डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप क्वेश्चन एंड आंसर्स, अगर आप, जैसे कि मैंने लेक्चर स्टार्ट करते हुए आपको बताया था, इफ़ यू नोट इट डाउन इट वुड बी बेटर फॉर योर हैंड राइटिंग पर्पस। हैंड राइटिंग इंप्रूव करने के लिए अच्छा होगा अगर आप नोट कर लें तो वेरी गुड। अगर आप नोट नहीं करते हैं तो भी आपके लिए कोई मसला नहीं होगा, बट इट वुड बी बेटर इफ़ यू राइट इट डाउन ऑन द नोटबुक इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, ठीक है। हैंड राइटिंग इंप्रूव करने के लिए आप अगर नोट डाउन कर ले तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो में तो आपको वैसे भी आंसर्स आपके सामने ही होंगे, ओके। लेट्स गो टुवर्ड्स द स्लाइड्स एंड डिस्कस द क्वेश्चन एंड आंसर्स और द कॉम्प्रिहेंशन पार्ट ऑफ द पोएम, ओके। ओके पीपल, जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे स्लाइड्स के हवाले से हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। तो हमारा क्लास 9 की जो लास्ट यूनिट है, यूनिट 13, होप इज़ द थिंग विद फेदर्स पोएम कॉम्प्रिहेंशन, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन विच हैज़ बीन रिटन, विच यू कैन सी इन योर बुक एज वेल, वेयर डज द होप पर्च, ओके। यहाँ पे ये सवाल किया गया है कि होप का जो घोंसला या उसका रहन कहाँ पे है, ओके, कहाँ पे रहता है होप। जैसे कि आपने पोएम पढ़ा था, सिंपल बात है, होप पर्चेज इन द सोल। सोल यानी कि रूह में, हमारे दिल में होप, उम्मीद रहती है, ठीक है। सो द आंसर वुड बी द होप पर्चेज इन द सोल ऑफ अ पर्सन, ओके। एक इंसान के सोल यानी कि रूह में उम्मीद रहती है, या कि हम लोग कह सकते हैं उसके दिल में, ओके। अब जैसे मुवाजना हुआ जा रहा है इस पोएम में, आप पहले से ही देख सकते हैं कि एक उम्मीद को परिंदे के साथ उसका मुवाजना हुआ है। सो होप पर्चेज मीन्स इट स्टेज, जैसे कि परिंदा घोंसले में रहता है, उसके हवाले से पर्चिंग मीन्स इट लाइक स्टेइंग, ओके, इन प्लेस, जैसे कि किसी घोंसले में रहना। तो दिल उसका घोंसला है होप का, सो रूह उसका घोंसला है, उसमें होप यानी कि उम्मीद रहती है, ओके। सो ये हुआ आपका फर्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग द पोएम। नाउ वी गो ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, what are they asking in the second question? What symbolizes hope in this poem, okay? hope किस चीज को सिंबलाइज किया जा रहा है यहाँ पे? जैसे कि मवाजने की बात कर रहे हैं हम लोग, कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, तो पोएटेस जो है शायरा एमिली डिकिंसन, उसने इस नज़म में या इस पोएम में किसके साथ होप को सिंबलाइज किया? आई होप यू गॉट द आंसर। मुझे पता है, जस्ट वी आर नॉट फेस टू फेस, रादर बीइंग फेस टू फेस, वी आर नॉट फिजिकली इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। तो आई होप आपको आंसर भी मिल गया, मुझे भी उम्मीद है कि आपको आंसर मिल गया। परिंदे के हवाले से बात हुई है, ठीक है। सो होप हैज बीन सिंबलाइज्ड एज अ बर्ड इन दिस पोएम, ओके। जैसे कि हमने पढ़ा है, अगेन रिपीटिशन मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है बार बार बात दोहराने की, कि जो नज़्म है वो उसमें उम्मीद को एक परिंदे के साथ मौजना या कंपैरिजन की गई है, ठीक है। सो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। नाउ वी गो ऑन टू द third question. What is the third question in your book? You may read it. When does hope provide comfort? Okay. उम्मीद आपको कब कंफर्ट देती है, ठीक है, आपको आसानी पैदा करती है। जब आप उम्मीद के हवाले से सोचते हैं कि आप उम्मीद रखते हैं किसी मुश्किल दौरान में, या आप किसी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, उस वक्त आपको होप कौन सी कंफर्ट देती है? यहाँ पे आंसर है, होप प्रोवाइड्स कंफर्ट इन ऑल काइंड्स ऑफ डिफिकल्ट, हार्ड एंड ग्लूमी सिचुएशंस। जब भी आप गमगीन होते हैं, कि आप सोचते हैं
मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है या आई एम फेसिंग सम हार्डशिप या डिफ़िकल्टीज या कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उस वक्त ऐसे मौके पे एक उम्मीद ही है, उम्मीद की किरण ही है जो आपको तसल्ली देती है, दिलासा देती है, आपको कंफर्ट देती है कि नो प्रॉब्लम, hope for the best, everything will be all right. Okay, now we go on to the fourth question here in your lesson. What does hope demand in return? Okay, in return means वापस, अगर उम्मीद आपको, उम्मीद की किरण आपको तसल्ली देती है, आपको दिलासा देती है, तो उसके बदले में वो क्या मांगती है आपसे, इस हवाले से भी हमने डिस्कस किया था पोएम में कि इन रिटर्न होप डिमांड्स नथिंग, ठीक है, वो बदले में कुछ भी नहीं मांगती, रादर इट गिव्स यू, इट डज नॉट टेक समथिंग इन रिटर्न। सो ये था जो हमने डिस्कस किया था पोएम में। सो द आंसर इज ऑल्सो द सेम, होप डिमांड्स नथिंग इन रिटर्न, ठीक है। बदले में होप या उम्मीद आपसे किसी चीज की भी तवक्को नहीं रखती है, ना ही वो मांगती है कोई चीज in return, ठीक है। So these were the question and answers of the poem जो हमने डिस्कस किया था अपने हमारे पिछले लेक्चर में। सो नाउ वी गो ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन। बाकी जो पार्ट्स थे हमने डिस्कस कर लिए। कुछ आपके होप के हवाले से जो वर्ड्स मेंशन्ड हैं इन द स्टैंजास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, वो आप काइंडली रीड करके उसी में से गेस कर लें कि कौन सी वर्ड्स है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। और इसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से हमने एक एक्सरसाइज किया था, डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले इसी लेक्चर में। तो वहाँ पे भी आपने देखा था डिफरेंट चीज़ें आपसे पूछी गई थी, आपका पर्सनल ओपिनियन और वो जो कंपैरिजन किया है पोएटस ने या जो शायरा है उसने जो नज़म लिखा है उसमें जो कंपैरिजन की है बर्ड को होप के साथ, उम्मीद को परिंदे के साथ, तो उसके हवाले से आपकी क्या यू नो हाउ डू यू सी इट, ओके, हाउ डू यू सी इट द कंपैरिजन बिटवीन होप एंड द बर्ड, ओके। सो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। सो वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। अभी जाते हैं मीनिंग्स की तरफ, वर्ड्स एंड मीनिंग्स, ठीक है। कंसल्ट द ग्लॉसरी गिवन एट द एंड ऑफ योर बुक एंड फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड्स, ठीक है। जो अल्फाजात आपको दिए गए हैं यहाँ पे बुक में, कंसल्ट द ग्लॉसरी, ग्लॉसरी आपकी बुक के लास्ट में होगी, ठीक है। व्हेन यू टर्न आउट टू योर बुक एंड इफ यू फाइंड द लास्ट पेजेस, इंशाल्लाह आफ्टर द स्लाइड आई विल शो यू कि कौन सी पेज पे ग्लॉसरी स्टार्ट होती है। वैसे भी अभी आप लास्ट में ही हैं, आपका लास्ट यूनिट है आपकी बुक के हवाले से, तो जब आप बुक में देखेंगे तो लास्ट यूनिट में भी ये चीज़ वाज़े तौर पर लिखी गई है। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि किस हवाले से ग्लॉसरी है कहाँ, ठीक है। लास्ट पेजेस में ग्लॉसरी स्पेशली इज अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ वर्ड्स जो किताब में इस्तेमाल हुई हों और डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनके साथ साथ उनकी मीनिंग्स भी दिए गए हैं, ठीक है। So glossary is the thing which you can find in the last of your book. We will discuss it right after the exercise. Okay? तो उसी ग्लॉसरी को देखते हुए आप वर्ड्स और मीनिंग्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करोगे। वैसे मैंने कर दिया है, एक बार आप प्रैक्टिस के लिए भी कर लें, ठीक है। बाकी आपकी जितनी यूनिट्स हैं उसमें भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स पहले से ही हैं, हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे उनकी वर्ड्स एंड मीनिंग्स क्या क्या हैं। उर्दू में भी डिस्कस कर लिए और इंग्लिश में भी आपको बता दिया है, बता चुके हैं हम लोग। सो नाउ इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस in order to find the difficult words and their meanings, you can turn on to the glossary and you can find them right there, okay. So let us discuss with the words and meanings of the words given to you. Okay, the first word is purchase. purchase से मुराद क्या है? of a bird to land stay on a branch. जैसे कि मैंने आपको बताया कि purchase मतलब जैसे कि ये परिंदा एक घोंसले में रहता है, घोंसला उसके इर्द गिर्द होता है, उसके बीच में रहना, so that is called to purchase, okay. to land or to stay on a branch, especially bird के साथ इसे रिलेट किया गया है to perch। किसी और चीज को आप perching नहीं कह सकते, rather bird के साथ आप purchase यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज गेल। गेल के हवाले से हमने
मेंशन किया था, इट इज अ स्ट्रॉन्ग विंड, एक जोरदार हवा का झोंका, ठीक है। जो हवा चलती है और जोर से चलती है उसे हम गेल कहते हैं। इट्स नॉट क्रिस गेल, ओके, दे आर प्रोनाउंस द सेम। तो आप क्रिकेट की तरफ अपनी तवज्जो ना ले जाए, उसे वापस लाएं। क्रिस गेल के हवाले से हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ गेल, अ वर्ड विच इज यूज्ड in order to mention the strong winds, okay, strong winds के हवाले से बात हो रही है। Okay, now next word which you have here is abash. Abash is pronounced abash, और अबैश से मुराद है हिट और डिस्ट्रॉय, किसी चीज से टकराना, उसका इसका तहस 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 नहस कर देना, उसको बर्बाद कर देना, ठीक है, उसको कहते हैं टू अबैश। Okay, after abash you have the word right in front of you, extremity. Okay, extremity means वो जो मैंने आपको पिछली बार लेसन पढ़ते हुए भी बताया था, उर्दू में जो हद, आखिरी हद जिसे कहते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट, उसे हम लोग एक्सट्रीमिटी कहते हैं। द फार्देस्ट पॉइंट, फार्देस्ट पॉइंट मीन्स वो आखिरी नुक्ता जहां पे जाके रुक जाता है, उसके ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं होता, एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है। जैसे कि हम लोग एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम हॉटनेस और हीट की बात करते हैं, तो एक्सट्रीम मतलब जो गर्मी की जो हद होती है, हद पार कर देना। जो एक्सट्रीम कोल्ड मतलब जो अपनी हद, आखिरी हद तक पहुंच जाती है ठंड, उसे हम एक्सट्रीम कोल्ड कहते हैं या एक्सट्रीम हॉट, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीम हियर, extremity. And after extremity you have crumb. Crumb is right in front of you, a small piece of food, especially bread, ठीक है। जो मैंने कहा था एक टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा जिसे कहते हैं, ब्रेड का जो टुकड़ा होता है उसे हम, या खाने का जो लुकमा, लुकमा हम लोग मोस्टली यूज करते हैं इसके लिए। सो उस लुकमे को हम लोग क्रम्ब कहते हैं। इट इज मोस्टली रिलेटेड टू ब्रेड, ठीक है, स्मॉल पीस ऑफ फूड, स्पेशली ब्रेड, ठीक है। रोटी का खाने का लुकमा होता है, लेकिन उसमें अगर स्पेशली ब्रेड की बात हो रही है, यानी कि रोटी की बात हो रही है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्रम। क्रम मतलब जैसे कि पोएम में भी मेंशन किया हुआ है कि आपके बदन का हिस्सा, एक एक पीस, एक लुकमा मांगती है वो भी, ठीक है। वो क्या, सिर्फ जगह, जगह जो आप देते हो अपनी रूह में, ठीक है, दैट उसके साथ कंपैरिजन की गई है, ठीक है। ओके, सो दीज वर द वर्ड्स एंड मीनिंग्स विच यू शुड हैव फाउंड आउट इन योर ग्लोसरी। आपकी ग्लोसरी में आप ये अल्फाजात और उनके मायने ढूंढ सकते थे, लेकिन आपके सामने तैयार मिल चुका है आपको। सो इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम ना करें, ठीक है। अगेन आप देखें, चेक कर ले, अगेन अगर ये गलत हुआ तो मुझे गलत भी साबित कर दें, डजेंट मैटर, ओके। आई जस्ट वांट यू टू प्रैक्टिस। आप कुछ करेंगे तो आप सीखेंगे, ठीक है। सो यू लुक इनटू द ग्लॉसरी। आफ्टर द स्लाइड्स यहाँ पे मुकम्मल हो चुके हैं, बाकी एक्टिविटीज़ तो हमने कर ली थी। अभी इसी एक्टिविटी के हवाले से हम लोग सिर्फ एक ग्लॉसरी के लुकआउट कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं, ठीक है। मैं आपको बुक में बता देता हूँ, उसमें आप देखें ग्लॉसरी की तरफ, ठीक है। ये रही आपकी ग्लॉसरी इन द लास्ट ऑफ द बुक। यहाँ पे देख सकते हैं आप, पेज नंबर है 125। 125 में आप देख सकते हैं एक लंबी लिस्ट दी गई है आपको वर्ड्स की, और उसके साथ साथ उसकी मीनिंग्स की भी, वर्ड्स एंड मीनिंग्स। यू कैन सी, आई थिंक दिस होल ग्लॉसरी, तो इस ग्लॉसरी में आप देख सकते हैं वर्ड्स एंड मीनिंग्स आपको दिए गए हैं, ठीक है। इसी में आपने जितने भी वर्ड्स आपको डिफिकल्ट वर्ड्स पोएम में मेंशन किए थे, जो हमने स्लाइड्स में दिखा दिए हैं आपको, उसे ढूंढने की कोशिश करें, ठीक है, कि अबैश कहाँ पे है, पर्च कहाँ पे है, क्रम कहाँ पे है, और गेल कहाँ पे है। ये सारे वर्ड्स आप ढूंढ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप एज अ प्रैक्टिस दूसरे यूनिट्स के हवाले से भी डिस्कस करते हैं तो भी अच्छी बात है। अगर आप दूसरे यूनिट्स ले लें, उसमें भी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स मिलेंगे, उसी वर्ड्स को आप यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, इट इज़ इजी टू फाइंड आउट। हाँ, डिक्शनरी की तरह तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन फॉलो उसी तरीके को किया गया है ग्लॉसरी में। यहाँ पे सिर्फ एडिशनल चीज़ें नहीं है, जैसे कि वो प्रोनाउंसिएशन की होती है वो नहीं है, पार्ट ऑफ स्पीच जो है, किस पार्ट ऑफ स्पीच से वो रिलेटेड है वो नहीं है इसमें, लेकिन बाकी जितनी भी वर्ड्स हैं वो सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही आपको पाए जाएंगे, ठीक है। ये एक सिंपल टिप है आपके लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जितने भी हैं, कल्टिवेट, क्यूरियस, यहाँ पे सी खत्म होती है, क्यूरियस सी से वर्ड्स जो भी हैं वो मेंशन है। जैसे सी खत्म होती है, डी से स्टार्ट हो रही है, डेडिकेशन, डीड्स, डिल्यूड, डिनोट्स, डिपिक्ट, डिटर्मिनेशन,
Detests, disaster, disciple, discontent, disposal, disgusting. इसी तरह जब आप स्टार्ट करेंगे ग्लोसरी तो सारे ग्लोसरी में जो जितने भी है फर्स्ट से देख लें आप वर्ड्स abash, abundantly, accompany, acknowledge, addict, appreciate, approaches, ascension, asset, atmosphere, awareness, ये सारी A से रिलेटेड वर्ड है. फिर B से behold, benefactor, beneficial, bent, boon, capacity, then C, अगेन C से चलते चलते फिर D की तरफ, D से फिर वापस आप देखें E, earthen, efficient, eliminate, embarrassed, embarrassment, emits, encourage, endure, enforcement, engross, entertainment, essence, exerted, expedition, सेम इट कीप्स ऑन गोइंग. ई की तरफ फिर एफ आ जाता है यहाँ पे, फियर्स, फॉर्मुलेट, फॉर्च्यून, फ्लैप्ड, फिर गेल, जी से स्टार्ट हो गया. तो इसी तरह आप जो पहला अल्फाबेट है उससे पहले देखें कि उस अल्फाज का जो पहला अल्फाबेट क्या है. फिर आप ग्लोसरी की तरफ जो आएंगे, ग्लोसरी में आपको ये चीजें मिल जाएंगी, वर्ड्स एंड मीनिंग्स आपको मिल जाएंगी. तो यहाँ पे लास्ट जो मौजूद है वी डब्ल्यू तक, यहाँ पे एक्स वाई जी के हवाले से कोई वर्ड्स है नहीं, सो डोंट सर्च फॉर एक्स वाई जी एंड ऑल. ओके, डब्ल्यू तक जो अल्फाज में अल्फाबेट में जो डिफिकल्ट वर्ड्स मौजूद है पूरी किताब में वो सारी यहाँ पे मेंशन है. ठीक है, ऑल और इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. सो आई डोंट थिंक सो दिस एक्टिविटी वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. ओके, ये कोई मुश्किल एक्टिविटी नहीं है, ये आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि एवरीथिंग इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू इन द बुक विच यू हैव विद योर. ओके, तो अब रह गया है रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द पोएम, जो पैराफ्रेजिंग के हवाले से है. एक पैराफ्रेजिंग करेंगे हम लोग ईच एंड एवरी स्टैंजा, तीनों स्टैंजा की पैराफ्रेजिंग जैसे हमने पिछले पोएम्स में डिस्कस कर ली थी, तो उसी हवाले से पैराफ्रेजिंग करेंगे हम लोग स्टैंजास की. और उसके बाद होगा समरी ऑफ द पोएम, जो कंप्लीट जो तर्जमा और तशरीह आप कहते हो उसे, जिसे आप नज़्म उर्दू में जब आप मेंशन करते हैं द सेम एज इट इज़, यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं, तो एक्सप्लेन करते हैं उसे आप हर स्टांजा को अलग अलग से और उसकी एक समरी बनाते हैं. ठीक है, लास्ट में जो कलेक्टिव होती है वो समरी होती है, जो एक एक स्टैंजा के आप अलग अलग से एक्सप्लेन करते हैं वो उसकी पैराफ्रेजिंग होती है. ठीक है, we will meet you in the next lecture inshallah, in that we will be doing the paraphrasing part and the other parts in your coming lecture. Okay people, thank you for listening patiently. Allah Hafiz.